जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 4, चैप्टर 1 हमारा चल रहा था। इसी में कंसेप्ट्स, हम बेसिक कंसेप्ट्स कुछ ऑडिट के बिल्ड कर रहे थे और इन कंसेप्ट्स की बेस पे हमने आगे चल के पूरा ऑडिट कवर करना है। इसलिए एक एक लफ्ज़ जो आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसका आपको समझ आना ज़रूरी है। जहाँ कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर एक लफ्ज़ आपको समझ ना आया तो उस लफ्ज़ की बेस पे आगे चल के जो हमने बड़े बड़े कंसेप्ट सीखते हैं वो कंसेप्ट कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं। तो कोई छोटे से छोटा क्वेश्चन भी अगर आपके जहन में आ रहा हो ना तो आपने वो पूछ लेना। क्लियर जी? अच्छा, सबसे पहले मुझे बता दीजिए, हाइब्रिड रूम नंबर 6 में आवाज़ मेरी ठीक आ रही है तो हाथ उठा दीजिए, शाबाश। रूम नंबर 4 में आवाज़ ठीक जा रही है तो हाथ उठा दीजिए, शाबाश। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए जी। क्या ऑडिटर जो रिपोर्ट देता है, ऑडिट रिपोर्ट, वो सिर्फ मॉडिफाइड हो सकती है या अनमॉडिफाइड भी हो सकती है? वो दोनों हो सकती है। वो अनमॉडिफाइड भी हो सकती है, वो मॉडिफाइड भी हो सकती है। अनमॉडिफाइड होगी तो उसमें ऑडिटर क्या लिखता है? अनमॉडिफाइड बोर्ड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। मॉडिफाइड हो तो क्या लिखता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, इन मटीरियल, शाबाश, इन मटीरियल रिस्पेक्ट। ठीक है, और कोई क्लियर हो गया जी क्वेश्चन? शाबाश। और कोई क्वेश्चन जी? अच्छा, ये एक स्टूडेंट ने भी क्वेश्चन पूछा है कि सर रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट में और मिस स्टेटमेंट में फ़र्क बता दीजिए। ठीक है, तो आप ही के एग्जाम्पल से मैं लेके चलता हूँ इसको, एक और एग्जाम्पल ऐड कर देता हूँ बताने के। जब रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट और मिस स्टेट, देखिए जब हम ऑडिट कर रहे होते हैं ना तो कुछ सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं जिनकी वजह से रिस्क इंक्रीज होता है। ठीक है, जो कि में रिस्क होती हैं, और कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं जो कि मिस स्टेटमेंट होती हैं। एज ऑडिटर हमारे लिए बहुत अहम है इन दोनों में फ़र्क रखना, क्योंकि जो रिस्क वाली चीज़ें होती हैं ये मैनेजमेंट के लिए रेलिवेंट हैं, शेयर होल्डर्स के लिए नहीं। और जो मिस स्टेटमेंट वाली चीज़ें हैं ये शेयर होल्डर्स के लिए रेलिवेंट है। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई रिस्क हो और हम उसे रिपोर्ट में लिख दें। ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो हमारा असूल तो गलत हो जाएगा। इसीलिए दोनों में फ़र्क रखना ज़रूरी है। अब दोनों में फ़र्क, अब एक एग्जाम्पल अगर आप जहन में रख लेना दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, एग्जाम्पल एक भी काफ़ी है। सीखेंगे हम 50 एग्जाम्पल सीखेंगे, 100 सीखेंगे, लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए एक एग्जाम्पल भी काफ़ी है। अगर आप किसी जगह स्टॉक काउंट करने के लिए जाते हैं और वेयर हाउस के दरवाजे खुले हैं, उन पे कोई लॉक नहीं लगा हुआ किसी किस्म का, ठीक है, कोई गार्ड नहीं खड़ा हुआ वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये रिस्क है कि मिस स्टेटमेंट? रिस्क है, शाबाश। और जब आप वेयर हाउस में जाते हैं और स्टॉक काउंट करते हैं तो पता चलता है कि बैलेंस शीट में स्टॉक की अमाउंट ज़्यादा है, फिजिकली कम है, अब ये क्या है? ये मिस स्टेटमेंट है। ठीक है, रिस्क अलग चीज़ है, मिस स्टेटमेंट अलग चीज़। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा, रिस्क होने से चांसेस है कि मिस स्टेटमेंट होगी, कंफर्म नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि दरवाज़ा खुला हो लेकिन स्टॉक अंदर पूरा हो, मे भी ऐसा भी हो सकता है। हालांकि ज़्यादा चांस यही है कि कुछ ना कुछ स्टॉक चोरी हो चुका, लेकिन फिर भी लाजमी नहीं है। उसी तरह बैंक के केस में अगर हम बात करें, बैंक के अकाउंट को वेरीफाई करते हुए हम पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं ना, उसमें इनकम स्टेटमेंट को भी वेरीफाई करते हैं, बैलेंस शीट को भी वेरीफाई करते हैं। तो अगर बैंक को वेरीफाई कर रहे हो, उसमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर अगर ना हो रही हो, हर महीने आप काउंटिंग में सीखते हैं ना, हर महीने BRS प्रिपेयर होनी चाहिए, अगर ना हो रही हो, हम कहते हैं ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, आपका सिस्टम वीक है। इससे क्या होगा? रिस्क बढ़ जाएगा, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट बढ़ जाएगा। लेकिन क्या लाजमी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिस स्टेटमेंट होगी? लाजमी नहीं है। वो तो अगर कोई डिफरेंस आया, वो हमारे क्लाइंट ने एडजस्ट नहीं किया हुआ, तब मिस स्टेटमेंट होगी। हो सकता है पूरे महीने में उसमें कोई ट्रांजैक्शन ही ना हो,
या ट्रांजैक्शन शुरू के दिनों में हुई है जो कि एंड तक क्लियर हो चुकी है, एडजस्ट हो चुकी है। ठीक है, तो बैंक की एग्जांपल लें तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर ना होना ये वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल है। ठीक है, इन्वेंट्री की एग्जांपल लें तो उसमें प्रॉपर लॉक सिस्टम ना होना, इन्वेंट्री का सिक्योर ना होना, ये वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल है। ठीक है, और मिस स्टेटमेंट क्या होगी, इन्वेंट्री गायब हो गई, ये मिस स्टेटमेंट है। बैंक चार्जेस थे बैंक स्टेटमेंट में, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, ये मिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट जो आज जिसके ऊपर आपने पक्के होना है ना वो ये कि रिस्क अलग चीज है, मिस स्टेटमेंट अलग चीज है। ठीक है, हमने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मिस स्टेटमेंट्स का जिक्र करते हैं और रिस्क का जिक्र कहां करते हैं, लेटर ऑफ वीकनेस में। शाबाश। और ये भी क्लियर कर दूं, याद आ गया, ये भी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट में सिर्फ उन मिस स्टेटमेंट का जिक्र होगा जो कौन सी होंगी, मटेरियल अनकरेक्टेड। अगर मिस स्टेटमेंट करेक्ट हो जाए उसको ऑडिट रिपोर्ट में नहीं लिखते। क्लियर जी ये बात, शाबाश। और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए, आज का जो कंसेप्ट है, आज मैंने 2 कंसेप्ट सेलेक्ट किए हैं, लेकिन मे भी दोनों हम कवर ना कर सकें, इसलिए कि मैं खुद भी ये चाहता हूं कि हम स्टार्ट में थोड़ा स्लो चलें। अगर आपको समझ आ रही हो तो ठीक है, हम आगे चलते जाएंगे। जहां पे आपको लगे कि सर अब काफी हो गया, वहां पे मुझे बता दीजिएगा, वहीं पे मैं रुक जाऊंगा। आज हमने 2 कंसेप्ट स्टडी करने हैं। एक स्टडी करना है डेफिनेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है, डेफिनेशन, एलिमेंट्स, एश्योरेंस एंगेजमेंट। इसमें 3 लफ्ज अहम हैं, डेफिनेशन, एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस। एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या है, आपको मैंने इनिशियली बताया ऑडिट को ही हम एक तरह से एश्योरेंस एंगेजमेंट कहते हैं। तो फिलहाल ऑडिट एंगेजमेंट ही एश्योरेंस एंगेजमेंट है। हम आज इसकी प्रॉपर डेफिनेशन स्टडी करेंगे, क्योंकि असूल है ना, किसी भी सब्जेक्ट को आप स्टार्ट करते हैं तो शुरू में उसका ओरिजिन, उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो आज हम समझ लीजिए इस सब्जेक्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, और फिर इस डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन को कहा जाता है एलिमेंट्स। इसी डेफिनेशन का फर्दर एनालिसिस करेंगे, इस डेफिनेशन को कुछ हिस्सों में तोड़ के उनका फर्दर एनालिसिस करेंगे, उसे हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो डेफिनेशन पढ़ेंगे, एलिमेंट्स पढ़ेंगे, किसके, एश्योरेंस एंगेजमेंट। ये हमारा पहला कंसेप्ट। ठीक है, फिर इसके बाद एक कंसेप्ट आएगा लेवल ऑफ एश्योरेंस। एश्योरेंस के कितने लेवल्स हैं और उन लेवल में से एक लेवल एब्सोल्यूट एश्योरेंस कहलाता है। ये हम क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते। इसका मतलब यह हुआ, इस कंसेप्ट को पढ़ के ये जहन में आ रहा है कि लेवल ऑफ एश्योरेंस, इसका मतलब है एश्योरेंस के डिफरेंट लेवल्स होंगे। कौन से हैं ये नहीं पता, लेकिन डिफरेंट लेवल्स होंगे। उनमें से एक लेवल का नाम होगा एब्सोल्यूट एश्योरेंस। वो हम एज प्रैक्टिशनर प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब हुआ बाकी के प्रोवाइड कर सकते हैं, बाकी के प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आगे फर्दर कितने लेवल है, उनका नाम क्या है, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करें जी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन। एश्योरेंस एंगेजमेंट की, अच्छा पहले एक होती है, याद रखिएगा हमेशा एक चीज, अभी क्लियर कर दूं। एक कंसेप्ट होता है समझने समझाने वाला, एक कंसेप्ट होता है एग्जाम में लिखने वाला। दोनों कंसेप्ट फर्क, मतलब दोनों चीजें फर्क होती हैं। जैसे हम ऑडिट में अक्सर जब कोई नया कंसेप्ट आएगा ना, तो एक तो होगा कि जी हमारे जो सीनियर्स हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी किताबों में, स्टैंडर्ड्स में इसे किन अल्फाज में डिस्क्राइब किया है। जिस तरह आपके काउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, काउंटिंग स्टैंडर्ड, उसी तरह हमारे ऑडिट के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें होती हैं, वो 2-3 IFRS बोलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आपने देखी हुई है कभी?
हाँ, क्योंकि अकाउंटिंग ओपन बुक एग्जाम है। ओपन बुक एग्जाम का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड ले जा सकते हैं आप, ठीक है। ऑडिट याद रखिए कैफ लेवल पे ओपन बुक नहीं है, कैफ लेवल पे ऑडिट ओपन बुक नहीं है, सीफैप लेवल पे ओपन बुक है। इसीलिए कैफ लेवल पे आप कभी भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं देखेंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दुनिया में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ही नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए काउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या लिखा हुआ है? काउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर की जाए उसके असूल, ठीक है। उसमें जो डिफरेंट एरियाज के बारे में, फिक्स एसेट्स के ऊपर अलग स्टैंडर्ड है, इन्वेंट्री के ऊपर अलग स्टैंडर्ड है, डेफर्ड टैक्स के ऊपर अलग है, इंपेयरमेंट वगैरह वगैरह, इंटेंजिबल्स के ऊपर। अच्छा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, गौर से सुनिएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर होंगी। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में क्या लिखा होगा? ऑडिट कैसे होगा, ऑडिट कैसे होगा, ठीक है। आपने अगर इनकम स्टेटमेंट है उसको कैसे वेरीफाई करना है, डेटर्स को कैसे वेरीफाई करना है, बैंक को कैसे करना है, लीगल केसेस आगे उनको किस तरीके से वेरीफाई करना है, ये सारी चीजें, ठीक। अच्छा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसने फॉलो करना है? शाबाश, अकाउंटेंट यानी मैनेजमेंट ने। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड किसने फॉलो करना है? ऑडिटर्स ने, यानी हमने। तो हमारे सीनियर, लेकिन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की लैंग्वेज जो है ना वो थोड़ी टफ है, उसमें मुश्किल अल्फाज यूज किए गए हैं। उसकी रीजन ये है कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए नहीं प्रैक्टिशनर्स के लिए बनाए गए हैं। अगर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स वाले, अगर आपकी जो आईकैप वाली बुक है ना उसमें जो कंसेप्ट्स, उसने कहीं पे कोई डेफिनेशन आती है ना तो वो उसने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स वाले अल्फाज में लिखी हुई है और उसी में लिखनी चाहिए थी, लेकिन उन अल्फाज से आपको फौरी तौर पे कंसेप्ट समझ नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, एक फर्क ये होगा आईकैप की बुक में और हमारे वाले मटेरियल में कि हम पहले उसको इजी वर्ड्स में समझेंगे और फिर उसको डिफिकल्ट वर्ड पे अपग्रेड करेंगे। हम ऑडिट में हमारा असूल क्या होगा, हर कंसेप्ट को पहले इजी वर्ड्स में समझेंगे और फिर उसके बाद अपग्रेड करेंगे उसको स्टैंडर्ड वाली लैंग्वेज में। इसमें आपने जिस चीज का ध्यान रखना है और आप नहीं रखेंगे अक्सर स्टूडेंट, वो ये कि समझने समझाने के लिए इजी वर्ड्स हैं लेकिन एग्जाम में लिए वो जो आपको टेक्निकल स्टैंडर्ड वाली वर्डिंग होगी, यानी जो आपको हमारे नोट्स में या आईकैप की बुक में लिखा हुआ याद वही करना, लिखना वही है एग्जाम में, समझने के लिए क्लास वाली वर्ड। अब स्टूडेंट पता क्या, जब टेस्ट चेक होता है ना तो वो लड़ने आ जाते हैं और टीए से कहते हैं ये क्यों गलत हो गया, वो कहता है ये सही नहीं लिखा आपने, सर ने तो यही क्लास में एग्जाम्पल दी थी, सर ने तो यही कहा था, सर ने तो क्लास में यही लफ्ज इस्तेमाल किया था। तो फिर वो टीए क्या बताता है उन्हें, भाई वो समझने समझाने वाले अल्फाज थे, जो आपने याद करना है वो लिखे हुए अल्फाज में। याद रखे जब वो हमसे कोई डेफिनेशन मांगता है ना, जब डेफिनेशन, तो वो उन्हीं अल्फाज में लिखना जरूरी होता है जो स्टैंडर्ड के अल्फाज है। केस स्टडी आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, सिंपल कंसेप्ट रिप्रोडक्शन के होना, सिंपल जो डेफिनेशंस वगैरह नहीं है वो भी आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, लेकिन जो डेफिनेशंस होती हैं उनका असूल क्या होता है, एज इट इज लिखना, ठीक है। डेफिनेशन को एज इट इज लिखेंगे, बाकी केस स्टडी तो हमेशा आपके अपने अल्फाज में होगी ना, वो तो आपके अपने अल्फाज होंगे। रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में भी आप अपने अल्फाज यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे आपको स्टैंडर्ड वर्डिंग जैसे डेफिनेशन है, या इसी तरह जैसे हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग्स होती हैं ना उनको भी हम नहीं छेड़ते। हाँ, हेडिंग की एक्सप्लेनेशन आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। तो उसी तरह अब ये है स्टैंडर्ड वाली लैंग्वेज, मैं आपके सामने पहले शेयर कर रहा हूं। इजी एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या है, शाबाश, वेरिफिकेशन करना, ठीक है। एश्योरेंस एंगेजमेंट मींस वेरिफिकेशन, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करता है, जो मैनेजमेंट ने बनाई होती हैं उनको वेरीफाई करता है और शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट दे देता है। एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होती है, ऐसी एंगेजमेंट है जिसमें ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन करता है जो मैनेजमेंट ने बनाई होती हैं, और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिपोर्ट देता है, किसको, शेयर होल्डर्स को, ठीक है।
अच्छा मुझे ये बताइए, छोटा सा कंसेप्ट है, अब मैंने अगर प्रिंसिपल साहब को एप्लीकेशन देनी हो, ठीक है, कि सर कल मैं एक क्लास में लेट पहुंचूंगा, ठीक है, ये एप्लीकेशन देनी हो, और एप्लीकेशन लिख के मैं स्टूडेंट्स को जब भाई प्रिंसिपल साहब को दो, एप्लीकेशन चली गई, प्रिंसिपल साहब ने एप्लीकेशन पढ़ी, किसी ने पूछा सर ये किसकी तरफ से एप्लीकेशन आई है, किसने दी एप्लीकेशन, वो क्या कहेंगे, टीचर ने दी, वो ये नहीं कहेंगे स्टूडेंट दे के गया, क्यों स्टूडेंट नहीं दे के गया, हाँ हाँ लिखी किसने है, मैंने, टीचर ने, किसके लिए लिखी है, उन तक पहुंचाने के लिए, अगर इनको इस्तेमाल कर लिया तो इसका ये फर्क मतलब थोड़ी है कि इन्होंने बनाई है एप्लीकेशन या इनकी तरफ से। उसी तरह प्रैक्टिकली बाज़ औक़ात ऑडिटर जब रिपोर्ट बना लेता है ना, तो वो डायरेक्ट शेयर होल्डर्स को नहीं देता, वो मैनेजमेंट को कहता है यार आप लोगों ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो भेजनी ही है ना, उनके साथ मेरी ऑडिट रिपोर्ट भी लगा के अटैच करके स्टेपल करके भेज दो, ठीक है, बजाय कि दोनों चीजें लहदा जा रही हो, लहदा दिनों में इकट्ठी चले जाए, बेहतर। तो इसका यह मतलब नहीं होगा कि ऑडिटर ने रिपोर्ट मैनेजमेंट को दी या ऑडिटर रिपोर्ट मैनेजमेंट के लिए लिखता है, ना 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 ना, इसका मतलब क्या है, ऑडिटर ने रिपोर्ट दी किसको, शेयर होल्डर्स को, ठीक है, वो थ्रू मैनेजमेंट कह ले, थ्रू मैनेजमेंट, ठीक है, वरना ये ज़हन में कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर प्रैक्टिकली तो ऑडिटर पहले रिपोर्ट मैनेजमेंट को देता है, वो इसको अपनी एनुअल रिपोर्ट में ऐड करके फिर शेयर होल्डर को भिजवाते हैं, तो आप ये क्यों कहते हैं कि ऑडिटर रिपोर्ट प्रिपेयर करता है शेयर होल्डर के लिए, वो तो मैंने नहीं, रिपोर्ट के ऊपर लिखा होता है कि ये रिपोर्ट शेयर होल्डर्स के लिए है, वो तो सिर्फ उनको सेंड करने के लिए भिजवा रहा है, ठीक है। तो अभी हम स्टडी कर रहे हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन, बेसिक कंसेप्ट हमें समझ आ गया, बेसिक कंसेप्ट क्या है, एश्योरेंस एंगेजमेंट वेरिफिकेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, जिसमें ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने के बाद रिपोर्ट देता है शेयर होल्डर्स को, ठीक है। अब देखते हैं इसको टेक्निकल वर्ड्स में स्टैंडर्ड कैसे बोलता है, क्या कहता है, कहता है एश्योरेंस एंगेजमेंट मींस एन एंगेजमेंट इन विच ए प्रैक्टिशनर, assurance engagement means an engagement in which a practitioner obtains evidence about evaluation of a subject matter against suitable criteria and expresses his conclusion to enhance the confidence of intended users other than responsible पार्टी। यहां पे खत्म हो गई एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन। क्या, एश्योरेंस एंगेजमेंट मींस एन एंगेजमेंट इन विच ए प्रैक्टिशनर ऑब्टेन्स एविडेंस अबाउट वैल्यूएशन ऑफ ए सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट सूटेबल क्राइटेरिया एंड एक्सप्रेसेस हिज कंक्लूजन टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी। जी अब बताएं, कुछ समझ आई आपको? समझ आई? वैसे नॉर्मली समझ आती नहीं होती क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं। इसमें मैं सिर्फ ये चाह रहा था, आपको पढ़ाने का मकसद ये था कि आप इसके कुछ वर्ड्स के साथ फेमिलियर हो जाएं, ठीक है, समझ मतलब समझना आया और फिर भी वर्ड्स के साथ फेमिलियर हो जाएं। तो आप कुछ वर्ड्स के साथ फेमिलियर हो गए होंगे। अब हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं, इस डेफिनेशन के कुछ हिस्से करते हैं, इसको तोड़ते हैं। हर हिस्से को लहदा समझेंगे, जब सारे हिस्से समझ आ जाएंगे ना, उसके बाद डेफिनेशन समझ आ जाएगी। तो इस डेफिनेशन के 5 हिस्से किए जाते हैं। इस डेफिनेशन को 5 हिस्सों में तोड़ा जाता है। जब हम पूरी डेफिनेशन, चूंकि मुश्किल है समझना, हम इसके हिस्से डिवाइड एंड रूल वो कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। इस डेफिनेशन को 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, हर एक को लहदा समझेंगे, कंसेप्ट आसान हो जाएगा। तो इसके जब हमने 5 हिस्से किए तो वो हिस्से हुए, पहला 3 पार्टी रिलेशनशिप, दूसरा सब्जेक्ट मैटर, फिर सूटेबल क्राइटेरिया, फिर एविडेंस, फिर रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये सारे अल्फाज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस डेफिनेशन में यूज हुए हैं। अब इन अल्फाज को समझना असल में अहम काम है, ठीक है, इन अल्फाज को समझना। तो सबसे पहले देखते हैं हम अपना फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट
फर्स्ट एलिमेंट, ये कैमरे में व्यू ठीक है? अच्छा, फर्स्ट एलिमेंट, ये ऊपर एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन थी, नीचे पहला 3 पार्टी रिलेशनशिप। सबसे पहला एलिमेंट क्या है? 3 पार्टी रिलेशनशिप। इसका मतलब ये हुआ दुनिया की हर एश्योरेंस एंगेजमेंट में 3 पार्टीज होंगी। दुनिया की हर एश्योरेंस एंगेजमेंट में 3 पार्टी, एक वो जिसने सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर करना है, एक वो जिसने सब्जेक्ट मैटर वेरीफाई करना है, और एक वो जिसके लिए सब्जेक्ट मैटर बनाया जा रहा है। 3 शेर, शाबाश शाबाश। यहां पे जनरल वर्ड यूज करेगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि किसकी बात कर रहा है। 3 पार्टी रिलेशनशिप, दुनिया की हर एश्योरेंस एंगेजमेंट 3 पार्टी, कौन कौन सी? इंटेंडेड यूजर्स, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, प्रैक्टिशनर। इंटेंडेड यूजर कौन है? शेयर होल्डर, शाबाश। रिस्पॉन्सिबल पार्टी का मैनेजमेंट, और प्रैक्टिशनर कौन है? ऑडिटर। अच्छा मुझे बताइए, मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्यों कहा? क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है? अच्छा, यूजर्स में सबसे बड़ा यूजर कौन होता है? शेयर होल्डर, शाबाश शाबाश। तो ये 3 पार्टी समझ आ गई। तो असूल जहन में रख लीजिएगा कि जिस एश्योरेंस एंगेजमेंट में हमेशा 3 पार्टीज होंगी। अगर किसी एंगेजमेंट में 3 पार्टीज नहीं है, फॉर एग्जांपल 2 हैं, वो एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं होगी। वो क्या होगी? नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट। क्या होगी? नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट। जैसे एक छोटा सा कंसेप्ट आपके साथ शेयर करता हूं। अभी शायद किसी जगह पे एक वर्ड लिखा हुआ था एक्सटर्नल ऑडिट, तो स्टूडेंट ने पूछा सर एक्सटर्नल ऑडिट क्या है, और अगर कोई एक्सटर्नल ऑडिट है तो दुनिया में कोई इंटरनल ऑडिट भी होता होगा, वो क्या है? देखिए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपना एम्प्लॉय रख लेती हैं, एम्प्लॉय रख लेती हैं। डायरेक्टर्स कहते हैं ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आ जाओ, नौकरी करोगे? बिल्कुल करूंगा। काम क्या होगा तुम्हारा? तुमने चेकिंग करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ठीक है? तो क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट कहने लगा अच्छा ऑडिट करना है? मैंने कहा हाँ ऑडिट तो करना है, लेकिन तुम हमारे एम्प्लॉय हो, तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो, हमारे एम्प्लॉय हो। तुमने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग करनी है तो रिपोर्ट हमें देनी है, शेयर होल्डर्स को नहीं। रिपोर्ट किसको देनी है? मैं डायरेक्टर्स को देनी है, शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट नहीं देनी। अब मुझे बताइए, काम सारे वही कर रहा है, सिर्फ एक फर्क है, सिर्फ एक फर्क है, वो एक एम्प्लॉय है और एक इंडिपेंडेंट, काम सारे वही। तो क्या ये ऑडिटर नहीं है? ये भी एक तरह से ऑडिटर ही है, लेकिन ऐसे एम्प्लॉय को हम डिफरेंशिएट करने के लिए इंटरनल ऑडिट कहते हैं, इंटरनल ऑडिटर कहते हैं। और वो जो एम्प्लॉय नहीं होता वो क्या है? एक्सटर्नल ऑडिटर, ठीक है? एक्सटर्नल ऑडिटर। तो याद रखिए, इंटरनल ऑडिटर में 3 पार्टी रहती नहीं, 2 पार्टी हो जाती हैं, एक डायरेक्टर और एक प्रैक्टिशनर। तो वो नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है, इंटरनल ऑडिट नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है। तो अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लाइंट का एम्प्लॉय बन के वही सारे काम करेगा तो हम उसे क्या कहेंगे? इंटरनल ऑडिटर। और अगर वो एम्प्लॉय नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होगा, उसे क्या कहेंगे? एक्सटर्नल ऑडिट। मैं इसको थोड़ा 22 पे कर दीजिए, एक्सटर्नल ऑडिट कहेंगे। क्लियर हो गई है बात? चलिए आगे अच्छा, अब आगे चल के एक एडवांस टॉपिक है, उसमें आपसे पूछेगा डिफरेंस बताइए इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट का। तो आपने 2-3 पॉइंट्स तो भी बता सकते हैं। पहला पॉइंट, इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है, एक्सटर्नल ऑडिटर इंडिपेंडेंट है। पहला पॉइंट ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट, इंटरनल ऑडिटर को पॉइंट करते हैं डायरेक्टर, शाबाश। एक्सटर्नल ऑडिटर को पॉइंट शेयर होल्डर। तीसरा पॉइंट कोई बताएगा? शाबाश। इंटरनल ऑडिटर जो अपनी रिपोर्ट अगर कोई बनाता है वो डायरेक्टर को देता है, और एक्सटर्नल ऑडिटर जो रिपोर्ट बनाता, बेहतरीन, एक इंतहाई टेक्निकल कंसेप्ट आपने समझ लिया।
है, तो नीचे लिख ले इंटरनल ऑडिटर वर्सेस एक्सटर्नल ऑडिटर, ये समझ आ गया हमें, ठीक है। अब चलते हैं, ये हो गया है 3 पार्टी रिलेशनशिप, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या है? हाँ, अच्छा, अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाऊं, वो ना तसल्ली, हाँ, फीलिंग नहीं आती फिर। तो हम आज सिर्फ लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 ही पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे ऐसे कि कंसेप्ट ऐसे बिल्ड हो स्ट्रॉन्ग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी बिल्ड करना पड़े तो हम बिल्ड कर लें, ठीक है। अब ये आपने एग्जाम्पल्स वगैरह क्लास में जो मैं दे रहा हूं वो भी समझनी है, घर जाके खुद से भी सोचनी है एग्जाम्पल्स, ठीक है, घर जाके खुद से भी सोच। अगर सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर किसको कहते हैं? सब्जेक्ट मैटर कहते हैं उस चीज को, गौर से सुनिएगा, उस चीज को जिसको प्रैक्टिशनर ने वेरीफाई करना है, वो इंफॉर्मेशन जिसको प्रैक्टिशनर ने वेरीफाई करना है उसे कहते हैं सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर बहुत सी तरह का हो सकता है, सब्जेक्ट मैटर बहुत सी तरह। अब ये छोटी सी डायग्राम आपके सामने रख रहा हूं, खास तौर पे इसको नोट कर लें, ये कैफ में भी काम आएगी और सी फैब में भी काम आएगी, ठीक है, खास तौर पे नोट कर लें। कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर उस इंफॉर्मेशन को कहते हैं जिसको प्रैक्टिशनर ने वेरीफाई करना है। सब्जेक्ट मैटर की बहुत सी टाइप्स हो सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट मैटर फाइनेंशियल भी हो सकता है, सब्जेक्ट मैटर नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। सब्जेक्ट मैटर फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। जैसे फर्ज कीजिए मैं ये कहता हूं मेरी से पर मंथ सैलरी 1,20,000 रुपया है? अगर मैं ये कहता हूं, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है कि नॉन फाइनेंशियल? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और अगर ये भाईजान, क्या प्रैक्टिशनर इस चीज को चेक कर सकता है कि वाकई ये इंफॉर्मेशन ठीक है कि गलत? बिल्कुल कर सकता है। अच्छा, कैसे करेगा उस तरफ मैं नहीं जा रहा, जाहिर है वो उसकी सैलरी स्लिप देख लेगा। यहां एक और भी है प्रोसीजर, वो उसकी बैंक स्टेटमेंट देख लेगा, उससे भी पता चल जाएगा। यहां एक और भी प्रोसीजर है, एम्प्लॉयर से पूछ लेगा। शाबाश। यहां एक और भी प्रोसीजर है, उसकी टैक्स रिटर्न देख लेगा, ठीक है। ये होता है बुक्स का ऑडिट, एक होता है अदर देन बुक्स का ऑडिट, एक और भी प्रोसीजर है, वो उसका लिविंग स्टाइल देख लेगा। प्रैक्टिस में हम किससे भला एविडेंस ऑब्टेन करते हैं? सबसे, जिस जगह से भी एविडेंस मिल जाए, जिस सोर्स से भी मिल जाए। अच्छा, ये तो वेरीफाई, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर सकते हैं, एग्रीड। इन भाईजान ने स्टेटमेंट दी, सर मैं बहुत मेहनती स्टूडेंट हूं, इसमें कोई फाइनेंशियल चीज है? ये है नॉन फाइनेंशियल। क्या इसको वेरीफाई किया जा सकता है? yes, इसको भी वेरीफाई किया जा, मैं मेहनती हो तो दिखाओ कल की असाइनमेंट, ये भी एक एविडेंस है। अच्छा, मेहनती हो तो दिखाओ, अच्छा ये बैचमेट्स हैं, लाइब्रेरी में इकट्ठे बैठते हैं, बताओ ये कल कितने घंटे पढ़ा। या हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल मेट से पूछ लिया, बताओ कल इसने कितने घंटे स्टडी किया। तो याद रखिए, हम फाइनेंशियल सब्जेक्ट मैटर को भी वेरीफाई कर सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल को भी। लेकिन ये है हमारा सी फैब का, इसको बस आपने लिख के भूल जाना है, भूल जाना। फाइनेंशियल में चलते हैं आगे। फाइनेंशियल में 2 तरह के सब्जेक्ट मैटर हो सकते हैं, एक हिस्टोरिकल और एक है प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, फ्यूचर का भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं वो टर्म वो लिखवा रहा हूं जो आपके आगे प्रोफेशन में यूज होंगी। प्रोस्पेक्टिव। हिस्टोरिकल कौन सी है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो पास्ट की होती है। प्रोस्पेक्टिव कौन सी है? फ्यूचर की।
ठीक है। आप अकाउंटिंग में जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने इंट्रो में FR1 में FR2 में बनाई है या बनाएंगे, सारी की सारी हिस्टोरिकल। कभी कभार प्रैक्टिस में जाके ना आप बजट, बल्कि मुझे याद आ गया, कॉस्ट काउंटिंग में या MFA में आप एक बजटिंग का टॉपिक पढ़ते थे, उसमें भी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट वो कौन सी होती थी? प्रोस्पेक्टिव। ये काउंटिंग वाली है या आपकी बजटिंग वाली है, ठीक है। क्या हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं? इसको वेरीफाई कर सकते हैं? यस, इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं, इसको भी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब कैसे, अब मुश्किल है ना थोड़ा, इसीलिए आई कि आपने कहा फिक्र ना करें, ये आप CFAP लेवल पे पढ़ेंगे, अभी छोड़ दें, अभी छोड़ दें, ठीक है। कैफ लेवल पे आप ये स्टडी करेंगे हिस्टोरिकल। आपका कैफ लेवल के जितने भी क्वेश्चंस केस स्टडी होंगी उनमें सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल। अच्छा, अब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम चेक कर सकते हैं। इसको भी चेक करने के दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। एक, आप चेकिंग कर सकते हैं हाई लेवल पे, तेज आंच पे, हाई लेवल, हाई लेवल। एक है मॉडरेट लेवल, धीमी आंच। हाई लेवल, मॉडरेट लेवल, मॉडरेट लेवल। अब नाम से जाहिर है, हाई लेवल चेकिंग का मतलब होगा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल में दबा के चेकिंग कर रहे हैं, हम डिटेल में जाके चेकिंग कर रहे हैं। और मॉडरेट लेवल का मतलब क्या होगा? ऊपर ऊपर से जरा मोटी मोटी चीजें देख ली, छोटी छोटी, ज्यादा डिटेल में काम नहीं किया, ठीक है जी। ये फर्क है हाई लेवल में और मॉडरेट में। क्लियर? हमारा 95% जो सिलेबस होगा, 95% जो लेक्चर्स होंगे, इस पे बेस कर रहे होंगे। हल्का सा कंसेप्ट ये मॉडरेट लेवल का है, वरना ये भी CFAP में है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट, सिर्फ एक चैप्टर, हमारे कोई 22-23 चैप्टर जो हमारी बुक के मुताबिक है ना, सिर्फ एक चैप्टर है इसके ऊपर, मॉडरेट लेवल के ऊपर। बाकी के जो 21-22 चैप्टर्स हैं वो किसके ऊपर हैं? तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा समझा लें, नोट कर लें, समझ लें इसको, और आपने जहन में रखना है, ठीक है, कि हमारा सब्जेक्ट मैटर हमारे कैफ 8 का हमेशा क्या होगा? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको हमने हाई लेवल पे चेक करना होगा, ठीक है। असल में हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हाई लेवल पे चेक करते हैं इसका नाम कुछ और है, और जब इसको मॉडरेट लेवल पे चेक करते हैं ना तो इस चेकिंग का नाम कुछ और है। वो कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, आज नहीं, कल के लेक्चर में। वरना बता देता हूं, इसको हम कहते हैं ऑडिट, इसको कहते हैं रिव्यू। इसको कहते हैं ऑडिट, इसको कहते हैं रिव्यू। फर्म में ना हमारे दो तरह बैठे होते हैं ना हम फर्म में, तो हमारा सीनियर कहता था, मैनेजर आके कहते थे, भाई आपकी प्लानिंग हो गई, आपको एक एश्योरेंस एंगेजमेंट पे भेजा जा रहा है, आपको एक एश्योरेंस एंगेजमेंट कहते हैं। हम डरते डरते पूछते थे, सर जी एश्योरेंस एंगेजमेंट हाई लेवल है कि मॉडरेट? एक जवाब आता था तो हम खुश हो जाते थे, मॉडरेट पे, क्योंकि इसमें काम कम करना पड़ता था। और जिसमें कहते थे हाई लेवल, इस पे काम ज्यादा, इसमें हमारी बड़ी लेट सीटिंग होती थी। तो हम मैनेजर से डील करते थे, सर जी जाने को तैयार है, फिर वादा करें अगला क्लाइंट आएगा ना मॉडरेट का, उस पर फिर हमें भेजेंगे। मैनेजर कहता है अच्छे ताल्लुकात, मैनेजर कहता है ठीक है। चले बहरहाल हिस्टोरिकल फाइनेंस, ये क्लियर हो गया सारा। सब्जेक्ट मैटर क्या पता चल गया? सब्जेक्ट मैटर इज द इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड बाय रिस्पॉन्सिबल पार्टी एंड वेरीफाइड बाय प्रैक्टिशनर। आगे देखे, दो एग्जांपल दे रहा है आपको। पहली एग्जांपल क्या है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वाली एग्जांपल दी उसने। दूसरी एग्जांपल कौन सी दी? कैश फ्लो फॉरकास्ट। वो किधर आएगा? फॉरकास्ट, फॉरकास्ट कह लें, प्रोजेक्शन कह लें, बजट कह लें, वो इसी में। भाई क्लियर हो गया? तो एलिमेंट ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट में हमने देखा 5 एलिमेंट्स हैं, उनमें से हमने 2 एलिमेंट स्टडी कर लिए। कौन कौन से 2 एलिमेंट स्टडी कर लिए? एक 3 पार्टी रिलेशनशिप और दूसरा सब्जेक्ट मैटर। आगे चलते हैं। सूटेबल क्राइटेरिया, अच्छा है ये बेसिक कंसेप्ट, इसको ना
10 मिनट में भी पढ़ाया जा सकता है इस कंसेप्ट को, लेकिन इस कंसेप्ट के अंदर इतने कंसेप्ट छुपे हुए हैं कि वो कहते हैं भाई पूरा पूरा लेक्चर मुझे पढ़ाते रहो, मैं खत्म ना हूं। ठीक है, तो मेरी कोशिश होगी कि बैलेंस करके ना जितना को हमारे सिलेबस के लिहाज से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं करूं। तीसरा है सूटेबल क्राइटेरिया। कौन सा? सूटेबल क्राइटेरिया। क्राइटेरिया किसे कहते हैं? क्राइटेरिया का मतलब है फ्रेमवर्क, रूल्स। रूल्स जैसे हम लोग जिंदगी गुजारते हैं ना, जिंदगी गुजारने के लिए दुनिया में बहुत से रूल्स हैं, यानी बहुत से मज़ाहिब हैं, ऐसे है ना। ठीक है, तो उसी तरह जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इसको प्रिपेयर करने के लिए भी बहुत से रूल्स हैं, बहुत से फ्रेम, उन्हें कहते हैं फ्रेमवर्क। क्या कहते हैं? फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या है? सूट क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया मींस फ्रेमवर्क या बेसिस जिसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होंगी। बेसिस जिसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप मुझे बताइए, आपने अभी तक जितना भी सीए में नॉलेज हासिल किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कभी बनाई? शाबाश। उसको बनाने के लिए फ्रेमवर्क कौन सा यूज होता है नॉर्मली? IFRS स्टैंडर्ड। क्या आप कोई और फ्रेमवर्क भी बता सकते हैं जिसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं? कंपनी लॉ किसी हद तक ठीक है, लेकिन मैं किसी हद तक कह रहा हूं। और इसके अलावा जो आपने पढ़ा बिल्कुल आसान, भाई टैक्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ आपने? क्या टैक्स के रूल्स के मुताबिक इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होता? नहीं तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होती क्या? वो भी होती है। ठीक है, तो एक फ्रेमवर्क है IFRS और दूसरा फ्रेमवर्क है टैक्स बेसिस, क्योंकि टैक्स बेसिस जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के रूल्स हैं इनको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जा सकता है। दुनिया में और भी फ्रेमवर्क हैं, लेकिन वो आपने अभी नहीं पढ़े होंगे। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, कैश बेसिस अकाउंटिंग है, कैश बेसिस शायद आपने सुना हो, वो भी एक रूल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए, फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट हमने ये सीखा, क्राइटेरिया का मतलब फ्रेमवर्क जिसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी, और दुनिया में बहुत से फ्रेमवर्क मौजूद हैं। एग्रेड? ठीक है। अच्छा, हर फ्रेमवर्क में इनकम एक्सपेंस की कैलकुलेशन का तरीकाकार एक जैसा या फर्क है? फर्क होता है, उनमें फर्क होता है। अच्छा, फ्रेमवर्क बहुत से हैं, क्या हम किसी भी फ्रेमवर्क को सेलेक्ट करके उसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लें? या कि हमें केयरफुली सेलेक्ट करना चाहिए? केयरफुली सेलेक्ट करना मैनेजमेंट को चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने से पहले केयरफुली सेलेक्ट करे फ्रेमवर्क कौन सा है। वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। जैसे अगर तो अब मुझे आपने बताना है कि इसमें सूटेबल क्राइटेरिया कौन सा है। मैनेजमेंट हमारे पास आई, कहने लगी सर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके इनके ऊपर रिपोर्ट दे दीजिए। हमने कहा फ्रेमवर्क क्या है बताओ? उन्होंने कहा सर हमने FBR को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भिजवानी है और फ्रेमवर्क है IFRS। क्या ये क्राइटेरिया सूटेबल है? नहीं। शाबाश। हमने कहा अगर FBR को जमा करवानी है तो टैक्स बेसिस के ऊपर। दूसरा केस, मैनेजमेंट ने कहा सर हमने शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भेजनी है। हमने कहा क्राइटेरिया क्या है? उसने कहा सर क्राइटेरिया है टैक्स बेसिस। क्या ये सूटेबल है? सूटेबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ हर एश्योरेंस एंगेजमेंट में कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा और हमने ये चेक करना है वो क्राइटेरिया सूटेबल हो। यही बता रहा है क्राइटेरिया मीन्स फ्रेमवर्क या बेसिस विच इज यूज्ड बाय रिस्पॉन्सिबल पार्टी टू प्रिपेयर सब्जेक्ट मैटर यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फिर इसी क्राइटेरिया के मुताबिक ऑडिटर चेक करता है। यूज्ड बाय टू इवैल्यूएट सब्जेक्ट मैटर। इवैल्यूएट का मतलब होता है वेरीफाई करना। इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है? वेरीफाई करना। थोड़ा सा साइड पे।
वेरीफाई करना, तो वही क्राइटेरिया। क्लियर हुई ये बात? अच्छा, आपको एक 3 नंबर का आई कैप का पास पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, छोटी सी केस स्टडी थी। क्लाइंट आपके पास आया, कहने लगा सर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर दीजिए। ठीक है, अभी हमने क्राइटेरिया सेलेक्ट नहीं किया हुआ, क्राइटेरिया सेलेक्ट नहीं किया हुआ, तो आई कैप ने पूछा यह था क्या आप इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे? इसका जवाब था नहीं, इसलिए कि एश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए जरूरी है 5 एलिमेंट हो, उनमें एक एलिमेंट है क्राइटेरिया। तो जब तक मैनेजमेंट क्राइटेरिया डिसाइड नहीं कर लेगी, जब तक हम एज प्रैक्टिशनर ये चेक नहीं कर लेंगे कि वो क्राइटेरिया सूटेबल है, हमने एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना। यह असूल होता है। आगे चल के आप स्टडी करेंगे, जब कभी हम कोई भी एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हैं ना, तो एक एंगेजमेंट लेटर रिटन फॉर्म में टर्म्स एंड कंडीशन तय करते हैं, उसमें दुनिया की कोई भी एंगेजमेंट उसमें लाजमी होता है क्राइटेरिया लिखना। क्राइटेरिया इतना अहम होता है। तो 3 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट हमने स्टडी कर लिए। कौन कौन से? 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, क्राइटेरिया। शाबाश। अच्छा, यहां पे मैं थोड़ी सी ब्रेक ले रहा हूं। किसी स्टूडेंट ने अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिए, खासतौर पे हाइब्रिड क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं। मैं हाइब्रिड क्लास में अगर इजाजत हो तो चक्कर लगाऊं जी? जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। भी समझ आ रहा है? पक्की बात। तो कौन कौन से हुए एलिमेंट्स? 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया। सारी बातें समझ आ गई। सब्जेक्ट मैटर की एग्जांपल भी समझ आ गई और क्राइटेरिया की एग्जांपल भी। सूटेबल का लफ्ज क्यों लिखा है ये भी क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मेरा और आई कैप का फेवरेट एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? मेरा और आई कैप का फेवरेट एलिमेंट। उधर चलती है हाइब्रिड रूम में, उसको ब्रीथ कम कर। क्या कौन सा एलिमेंट? एविडेंस। इसको स्टैरिक मार्क करें, स्टैरिक मार्क, स्टार बना दे साथ। शुरू में स्टार बनाए, फिर एंड में स्टार बनाए, 2 स्टार हो गए ना, 2 स्टार। बाकी आप समझ ही गए होंगे। एविडेंस। एविडेंस क्या है? एविडेंस है, देखें, हर प्रोफेशनल कोई भी स्टेटमेंट देता है ना, तो वो तहकीक किए बगैर नहीं देता है। वो कोई ना कोई चेकिंग किए बगैर वो स्टेटमेंट नहीं देता। ठीक है, अगर कोई स्टेटमेंट आपके पास आई, आपने इसको चेक किए बगैर आगे फॉरवर्ड कर दिया, इसका मतलब आप ट्रू प्रोफेशनल नहीं है। ट्रू प्रोफेशनल। अब देखें, मेरे पास अगर किसी स्टूडेंट के वालिदैन आते हैं, कहते हैं सर आपके पास अपना बच्चा भेजा हमने हैं, उसका कैरियर जो है आप पे डिपेंडेंट है, आपने उसकी असेसमेंट की होगी, ज़रा हमें बताइए कि ये आई कैप के एग्ज़ाम में पास हो सकता है कि नहीं। अच्छा, मैंने जैसे स्टूडेंट की शक्ल देखी, मैंने कहा ऐसी शक्ल वाले भी कभी पास होते हैं? ऐसी ये इधर 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 वो छुट्टी पे है। क्या ये मेरी स्टेटमेंट एक प्रोफेशनल की स्टेटमेंट है? नहीं। हमें किसी की शक्ल देख के थोड़ा ही फैसला करना है। ठीक है, हमारे पास क्या होना चाहिए? एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस वो एविडेंस क्या? अब ये यहां पे आपकी जजमेंट है, जजमेंट। वो एविडेंस क्या हो सकता है? वो उसका प्रोग्रेस रिकॉर्ड, शाबाश, उसकी अटेंडेंस, असाइनमेंट, शाबाश, टेस्ट, बिल्कुल ठीक है। मैं देखा सारे क्लियर थे, मैंने स्टेटमेंट दे दी, मैंने कहा सर गारंटी कोई नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये स्टूडेंट पास हो जाएगा। अच्छा, दूसरे स्टूडेंट के वालिदैन आए, ठीक है, उन्होंने कहा सर आप बताइए। अब मैंने कहा कि ये स्टूडेंट शक्ल देखते कि मैं कह दूं कि ये पास हो सकता है या फेल हो सकता है? नहीं, शक्ल देख के हम नहीं कहते, हमारे पास तो एविडेंस होना चाहिए। ठीक है,
अब वो स्टूडेंट है, मैं क्या शक्ल देख के कह दूं ये तो फेल होने वाला नहीं, एविडेंस होना चाहिए। अब इसका एविडेंस निकाला, उसने टेस्ट नहीं दिए थे, कहीं दिए थे तो उनमें फेल था, अटेंडेंस उसकी कम थी, क्लास में पार्टिसिपेशन नहीं थी, क्वेश्चन नहीं पूछता था, होम असाइनमेंट नहीं करता था। ठीक है, अच्छा होम असाइनमेंट से याद आ गया, अब ये कंसेप्ट से हट के बता रहा हूँ। आपको डेली होम असाइनमेंट दी जाती है ना, आइंदा भी दी जाएगी, वो डेली चेक भी हुआ करेगी क्लास के स्टार्ट से पहले के 5 मिनट। यानी अगर क्लास का टाइम 9 बजे है ना, तो 8:05 पे टीम आ जाएगी, सॉरी 55 मिनट, सॉरी 8:55 पे टीम आ जाएगी और आपकी असाइनमेंट की चेकिंग करेगी। ठीक है, उसका फिर वो रिकॉर्ड वगैरह रखते हैं, और जो वीकली सारे वीक में जिस स्टूडेंट ने असाइनमेंट की हो ना, उसको फिर हम प्राइज भी देते हैं। ठीक है, मेहनत करता है ना, है जो मेहनत करे तो उसको इनाम भी तो मिलना चाहिए, तो उसको इनाम भी मिलेगा। कल से हम ये प्रैक्टिस स्टार्ट, कल से कर रहे हैं स्टार्ट, कल से ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। यानी आज जो आपको होम असाइनमेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 का एक क्वेश्चन दिया गया है ना, ये कल चेक होगा। अच्छा अब वापिस आते हैं, तो हमारे पास एविडेंस, उसने हमने देखा असाइनमेंट वगैरह नहीं की हुई थी, तो हमने क्या कहा कि सर कंफर्म नहीं है, लेकिन हमारे ख्याल में इसका पास होना मुश्किल है। ठीक है, ये हम जो भी स्टेटमेंट दे, मैं एज टीचर जो भी, मैं अगर किसी बच्चे के बारे में पास होने की स्टेटमेंट दे रहा हूं, मेरे पास इसकी सपोर्ट में भी कुछ ना कुछ वर्किंग, कुछ ना कुछ सबूत होने चाहिए, वो एविडेंस कहलाता है। और अगर मैं कहूं कि कोई स्टूडेंट फेल हो सकता है, इसकी सपोर्ट में भी कुछ ना कोई एविडेंस होना चाहिए, वो कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई रिकॉर्ड होना चाहिए, वो एविडेंस कहलाता है। अच्छा मुझे बताइए कि जज एक प्रोफेशनल है क्या? वो भी एक प्रैक्टिशनर है, उसका भी प्रोफेशनल है। वो अगर किसी के बारे में फैसला करता है कि इसको सजा दे देनी चाहिए, क्या उसके पास भी एविडेंस होता है कि नहीं? और आपने नोट किया होगा, वो नॉर्मली फैसला करते हुए हर फैसले के शुरू में ये बात कहते हैं, तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात की रोशनी में अदालत इस, तो वो जो सबूतों और गवाहों के बयानात होते हैं वो क्या है? मुझे बताइए, एक जज के लिए अपना कंक्लूजन देने से पहले एविडेंस होना जरूरी है, एक प्रैक्टिशनर के लिए भी अपना कंक्लूजन देने से पहले एविडेंस होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। और ये जहन में रखिएगा, आप कुछ भी कह रहे हो, अगर आप ये कह रहे हैं ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं, इसका भी एविडेंस होना चाहिए। और अगर आप कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हैं, इसका भी एविडेंस होना चाहिए। इसका स्टैंडर्ड में एक लाइन नहीं लिखी, हमारे सीनियर थे वो एक लाइन बोलते थे एविडेंस की, वो क्या अच्छी लगे तो नोट कर लीजिएगा वरना छोड़ दीजिएगा। कहते थे वट एवर इज रिपोर्टेड, वट एवर इज रिपोर्टेड शुड बी स्पोर्टेड, वट एवर इज रिपोर्टेड। आप रिपोर्ट में जो भी कह रहे हैं ना, आपके पास उसकी सपोर्ट में कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए। आप रिपोर्ट में कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं, तो इसका भी एविडेंस होना चाहिए। आप रिपोर्ट में कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हैं, इसका भी एविडेंस होना चाहिए। अब अगले 15 मिनट हमने इस एविडेंस की प्रैक्टिस करनी है। क्या कह रहा है? कह रहा है एविडेंस इज द इंफॉर्मेशन used by practitioner in arriving at conclusion on which his report is based। यानी अपनी रिपोर्ट में जो वो कंक्लूजन दे रहा है वो अनमोडिफाइड है, मॉडिफाइड है, उस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन यूज की उसे क्या कहेंगे? एविडेंस कहेंगे। अब एविडेंस आई कैप का फेवरेट टॉपिक है टेस्टिंग के लिए, और चूंकि आई कैप का फेवरेट है तो हमारा भी फेवरेट होना चाहिए। ठीक है, आई कैप आपकी डिफरेंट अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस का एविडेंस एक्सपेक्ट करता है कि आपको पता हो क्या है। देखिए एविडेंस ऑब्टेन करना है, अगली बात क्या कह रहा है? एविडेंस शुड बी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। एविडेंस शुड बी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। ठीक है, ये सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, इसका मतलब बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं। इसका मतलब यह है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना है ना, तो ऐसा ना हो सेल्स को चेक कर लें परचेजेस को चेक ही ना करें।
अगर सेल्स पे एविडेंस ले लिया, वो सारा कुछ ठीक है, तो हमने अज्यूम कर लिया परचेजेस भी ठीक ही होंगी, परचेजेस भी ठीक ही होंगी। क्या ये अजम्पशन हमें लेनी चाहिए? नहीं, ये अजम्पशन, अगर आप इसके अजम्पशन के मुताबिक काम करते हैं तो उसका मतलब आपका एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नहीं है। एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट कब होगा? जब आपने सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हर एलिमेंट को वेरीफाई कर लिया होगा। आप अकाउंटिंग में उसे क्या बोलते हैं? लाइन आइटम बोलते हैं, लाइन आइटम। हाँ, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर लाइन आइटम को वेरीफाई कर लिया। वैसे अकाउंटिंग में से लाइन आइटम बोलते हैं ना, ऑडिट में से बोलते हैं एरिया, एरिया, एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेल्स एक एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, परचेजेस एक एरिया ऑफ फाइनेंशियल, फिक्स एसेट्स एक एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो एविडेंस का मतलब क्या है? आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर लाइन आइटम या एरिया को चेक करना है। और आई कैप, अगर आप मुझसे पूछे ना सर सिंगल रीजन, सबसे अहम चीज बताइए, देखिए चैप्टर तो सारी अहम, कंसेप्ट सारे ही अहम है। आई कैप कैफ 8 के स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करता है कि इसके पास सबसे अहम स्किल कौन सी होनी चाहिए? वो है एविडेंस, एविडेंस। अच्छा, एक चीज और सुन लें, अगर ये आपके चीज पास और फेल में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो सकती है। किस एरिया पे क्या एविडेंस ऑब्टेन करना है, इसकी एग्जांपल्स आई कैप ने हमारे किताब में दी हुई हैं, दी हुई हैं। लेकिन आई कैप कहता है वो सिर्फ एग्जांपल्स हैं, ये ना समझेगा मैं हमेशा क्वेश्चन उन्हीं में से टेस्ट करूंगा। ठीक है, वो एग्जाम्पल। तो आपने अपने अंदर जजमेंट अप्लाई, आपको जजमेंट अप्लाई करने के काबिल होना चाहिए कि किसी भी सिचुएशन में क्या एविडेंस ऑब्टेन करना है आपको पता हो। जैसे फर्ज कीजिए आप में से किसी के पास कोई, मैं ये, अच्छा मेरे पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है इजी साइड पे लेके जाऊं, क्या मैं कह दूं भाई ये एरिया है, इस चैप्टर में ये उसके आगे एविडेंस लिखा हुआ है, क्या ऑब्टेन करना है, इसको पढ़ लें, इसको पढ़ लें। इसमें आपकी जिंदगी भी आसान, मेरी भी आसान। लेकिन आई कैप की केस स्टडी शायद अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। और आपको पता है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा जिंदगी आसान करना नहीं है एक दूसरे की, पेपर पास का। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप में जजमेंट अप्लाई हो। कोई अनसीन केस स्टडी आ जाए ना, आप उसको अटेम्प्ट करने के काबिल हो। ठीक है, तो अब आपने सोचना कैसे है, ये सिर्फ आज के दिन नहीं सोचना, ये आपने हर रोज कोई ना कोई एक एग्जाम्पल इस तरीके से सोचनी है जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। अकाउंटिंग की किताब ओपन कर लें कोई भी, पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की किताब, या आपके जहन में हो गई, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट होती थी। उसमें कोई एक एरिया बता दें, कोई एक एरिया बता दें, कोई एक ट्रांजैक्शन बता दें, ट्रांजैक्शन बता, सेल्स की ट्रांजैक्शन। आपने सोचना है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सेल्स की ट्रांजैक्शन होती है? हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेल की ट्रांजैक्शन होती है। अगर अब आगे आपने सोचना है, अगर मैं किसी जगह ऑडिट करने के लिए जाऊं किसी कंपनी में, उसमें सेल्स की ट्रांजैक्शंस हो तो मैं उसे कैसे वेरीफाई करूंगा? एविडेंस क्या होगा? अब आपने सोचना है। अगर एक एविडेंस भी आपके जहन में आ गया, आप पास हैं। एक से ज्यादा आ गए तो क्या, 2-3 आ गए ना तो बेहतरीन है, बेहतरीन है। लेकिन अगर एक एविडेंस भी जहन में आ गया ना तो आप पास है। वो एविडेंस कुछ भी हो सकता है, वो रिटर्न भी हो सकता है, वो बाजू का ज़बानी कलाम में भी हो सकता है, लेकिन कोई ना क्या, जैसे सेल्स का क्या, बेहतरीन, पास हो गए आप। क्या, लेकिन मैं मजीद सोचता हूं क्या कोई और भी हो सकता है? गुड्स डिस्पैच नोट, और भी हो सकता है। बैंक स्टेटमेंट कैसे होगा? हाँ, उस सेल्स के जो पैसे आए हैं वो बैंक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, फिर ये एक काफी है, एक, अच्छा कम से कम एक एविडेंस
सोचना है ट्रांजैक्शन का ज्यादा से ज्यादा 2, इससे ज्यादा नहीं जाना, कम से कम 1। अगर 1 है तो आप, अगर 1 भी नहीं आता तो प्रॉब्लम कोई नहीं, क्योंकि मैंने सिखाया ही नहीं, अभी तो सिखाया ही नहीं। अभी तो मैं आपकी जजमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जजमेंट अप्लाई करें। कोई और बताइए इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। डिस्पोजल, फिक्स एसेट के डिस्पोजल, शाबाश। क्लाइंट ने गेन ऑन डिस्पोजल रिकॉर्ड किया हुआ है, मैं कैसे चेक करूं? पहला मैं हाँ देख लूं कि एसेट जो है उसे लिस्ट ऑफ एसेट से निकाल दिया कि नहीं, हाँ निकाल दिया कि नहीं, और फिजिकल में देख लूं कि वो मौजूद है कि नहीं। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाँ, और फिर देख लूं, रिकैलकुलेट कर लूं कि उसकी डेप्रिसिएशन डिस्पोजल अकाउंट में ठीक रिकॉर्ड की गई है, जो कैश रिसीव हुआ है वो बैंक स्टेटमेंट में आ गया। ये तो 2-3 बता दिया आपने, बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब फिर सोचे कोई और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन हो, ये सारा एविडेंस है जो आप कलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा बताइए, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, उसका एविडेंस क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। पेरोल एक्सपेंस है, एक एक एविडेंस बताते जाए, उसका पेरोल एक्सपेंस रिगार्ड, उसका एविडेंस क्या होगा? सैलरी जो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं वो एम्प्लॉय से कुछ ना कुछ साइन करवाए गए होंगे, वो है, शाबाश। हाँ, इसके अलावा अब डेटर्स हैं, क्लाइंट ने डेटर्स रिकॉर्ड किए हुए हैं, कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि डेटर्स हैं? सेल इनवॉइसेस चेक करके, क्योंकि अच्छा इसका मतलब है सेल इनवॉइस हमारे सेल्स में भी काम आ जाती हैं, डेटर में भी काम आ जाती हैं। अच्छा, एक और, आपने कभी अकाउंट स्टेटमेंट्स का नाम सुना है कि डेटर क्रेडिटर एक दूसरे को मंथली अकाउंट स्टेटमेंट भेजते हैं? मंथली काम या बैंक, चलो ठीक है उसको छोड़े, गोली मारे, कोई बात नहीं। सेल इनवॉइस, क्रेडिटर्स को क्या 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 एविडेंस होगा? परचेज इनवॉइस, शाबाश। अच्छा, इन परचेज ऑर्डर भी, ये तो 2 हो गए, बेहतरीन बेहतरीन, नहीं ज्यादा नहीं सोचना। इन्वेंट्री का क्या एविडेंस होगा? फिजिकल काउंट, शाबाश, फिजिकल काउंट, बिल्कुल ठीक। तो आप क्या इन 2-4 एग्जाम्पल से, बाकी आप खुद भी सोच लीजिएगा, अब आइंदा जब कभी आप काउंटिंग का क्वेश्चन कर रहे हो ना, उसमें क्वेश्चन जब कर लें उसके बाद आप चेक करते हैं क्वेश्चन ठीक है कि नहीं। अगर ठीक हो तो अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आपने सोचना है इस क्वेश्चन में जो जो लाइन आइटम्स आ रही हैं, अकाउंटेंट का काम तो कर लिया, अब ऑडिटर का काम भी कर लूं, अगर मुझे उसको वेरीफाई करना पड़े तो मैं कौन सा एविडेंस हासिल करूंगा? ज्यादा नहीं, सिर्फ एक सोच लें। याद आ गया, बैंक से लोन लिया है, ये भी होता है ना लोन एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट, बेहतरीन जी, लोन है, ठीक है जी, ये इससे पता चल जाए। और जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, उसके लिए भी लोन एग्रीमेंट है, शाबाश। इसका मतलब है एक एविडेंस हमारा एक से ज्यादा लाइन आइटम्स में भी काम आ सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ठीक है कि नहीं ये लोन एग्रीमेंट देख के पता चलेगा, ठीक है, शाबाश। तो याद रखिए, अकाउंटिंग की हर लाइन आइटम का कोई ना कोई एविडेंस लाजमी होता है, और मैं ये चाहता हूं आप ये खुद से सोचना शुरू कर दें। काउंटिंग की हर क्वेश्चन का करने के बाद देखिए, अगर मैं इसको एज ऑडिटर इसी को वेरीफाई करना चाहूं प्रैक्टिकली तो क्या क्या एविडेंस होगा, ठीक है। सोच, शुरू शुरू में आपको कुछ थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप सोचें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, इससे आपका कंसेप्ट रिफाइन होगा। देखिए, जो केस स्टडी आई कैप ने पास्ट पेपर में करवा वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन मैं आज चाहता हूं आई कैप पूरा पेपर अगर ऐसा बना देना जो आज से पहले उसने कभी भी नहीं टेस्ट किया हुआ, स्टिल हम में इतनी प्रोफेशनल जजमेंट हो कि हम उसको आसानी से कर लें, लेकिन वो आपकी हेल्प से ही आप इस लेवल पे पहुंचेंगे। और आपकी हेल्प क्या होगी? सोचना है अकाउंटिंग की जो भी लाइन आइटम है, एज ऑडिटर अगर मुझे इसको वेरीफाई करना पड़े क्या एविडेंस ऑब्टेन करूंगा। एक भी जहन में आ गया, काम हो गया। एविडेंस 4 एलिमेंट हो गए, 5वां और आखिरी एलिमेंट कौन सा? रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट।
क्या कह रहा है ये? इट इज ए रिपोर्ट जो किस फॉर्म में है? रिटन फॉर्म। इसका मतलब ऑडिट रिपोर्ट कभी ज़बानी कलामी नहीं होगी, हमेशा रिटन फॉर्म में होगी। और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ऐसा नहीं है कि ये ऑडिटर बैठे हैं, इन्होंने अपनी रिपोर्ट का फॉर्मेट कुछ और कर दिया, इन्होंने अपनी रिपोर्ट का ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो हमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ने दिया हुआ है, हमने उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट के ऊपर रिपोर्ट। ठीक है। बात का ने और डॉक्टर के पास गए, उसने कहा ये टेस्ट करवा के लाओ, टेस्ट करवा के लाके उसके पास पहुंचे, वो कहता भाई ये कहाँ से टेस्ट करवा लाए हो? आपने हमारी ही लेबोरेटरी जो साथ है उससे टेस्ट करवाना था। हमने कहा सर जी वो दूर से सस्ता पड़ रहा था, उधर से करवा लाए हैं। नहीं करवाना है, ये पता नहीं इसने क्या चीज लिखी है, किधर लिखी है, मुझे समझ नहीं आ रही। अपना फॉर्मेट, ये डॉक्टर क्यों, दो रीजन हो सकती हैं इसकी। जो दूसरी रीजन होती है ना वो ये हो सकती है कि चूंकि उनका अपना एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होता है, तो उन्हें पता है कि किस किस डब्बे में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, वो फौरी तौर पे उधर जाके उस अहम वाली चीज को देख लेंगे। किसी दूसरे का फॉर्मेट होगा तो उन्हें एक दफा सारी चीजें देखना पड़े कि हमारे काम की इंफॉर्मेशन किस डब्बे में मौजूद है। तो इसलिए ऑडिट रिपोर्ट के अंदर बहुत से, सिर्फ ये ऑडिटर ने ये नहीं लिखा होता कि फाइनेंशियल में ठीक है गलत, और भी बड़ी चीजें लिखी होती हैं। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कुछ और भी पैराग्राफ होते हैं, तो उनका स्टैंडर्डाइज होना जरूरी था ताकि यूजर्स को पता चल जाए मैंने अगर ये चीज देखनी है तो किधर जाना पड़ेगा, ये चीज देखनी है तो किधर जाना पड़ेगा। इसीलिए जो हम ऑडिटर रिपोर्ट लिखते हैं वो रिपोर्ट क्या होती है? स्टैंडर्डाइज, यानी ISAs में दी हुई है उन्होंने। और लोकल लॉज बाज़ औक़ात कुछ चेंजेस करवा देते हैं उसमें। पाकिस्तान में जो रिपोर्ट यूज होती है ना, जो स्टैट्यूटरी ऑडिट में, वो ISAs वाली होती है, उसमें सिर्फ 4 चीजों का इजाफा लोकल लॉ ने किया है, इजाफा किया। तो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है उसमें। और तो बहुत सी चीजें होती है, सबसे अहम चीज क्या होती है? ऑडिटर का सबसे अहम चीज ऑडिटर का कंक्लूजन क्या? हाँ शाबाश, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। इट इज प्रोवाइडेड बाय प्रैक्टिशनर टू इंटेंडेड यूजर। ठीक है। अच्छा, बाद में कहीं आप मुझे ये ना कहते सर आपने गलत पढ़ा दिया है, इसके आगे लिखना चाहे ब्रैकेट में तो लिख सकते हैं थ्रू मैनेजमेंट। थ्रू मैनेजमेंट है, होती शेयर होल्डर के लिए है। वो मैनेजमेंट कहता है भाई अपनी फाइनेंशियल में भेजने हो साथ ही लगा देना, मैं क्या लगा भेजूं। ये थे हमारे 5 एलिमेंट ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। कौन कौन से? 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सुटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस, रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट। अब मुझे बताइए एक एक एलिमेंट आपको एग्जाम्पल के साथ समझ आ गया? चलिए शाबाश। अच्छा, एंड पे क्या लाइन लिखी हुई है? If any of above element is missing, engagement will be called non-assurance engagement. जैसे आपको एग्जांपल दिया, अगर 3 पार्टी ना हो 2 पार्टी हो जाए, अगर ऑडिटर ने रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को नहीं देनी, डायरेक्टर मैनेजमेंट को दे देनी है, वो फिर क्लियर। अच्छा, अब जब 5 एलिमेंट क्लियर होगी तो दोबारा जरा डेफिनेशन की तरफ आते हैं और देखते हैं अब हमें ये डेफिनेशन समझ आई है कि नहीं आई। ये कह रहा है एन एंगेजमेंट, एश्योरेंस एंगेजमेंट कौन सी है? ऐसी एंगेजमेंट इन विच ए प्रैक्टिशनर यानी ऑडिटर, ऐसी एंगेजमेंट जिसमें ऑडिटर क्या करता है? एविडेंस ऑब्टेन करता है। ठीक है, एविडेंस ऑब्टेन करता है। किस लिए? क्योंकि उसने वैल्यूएट करना है, वेरीफाई करना है। किसको? सब्जेक्ट मैटर को, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। क्या चेक करना है? अगेंस्ट सूटेबल क्राइटेरिया, कि वो IFRS के मुताबिक है कि नहीं। अगेंस्ट सूटेबल क्राइटेरिया का मतलब क्या है? कि वो सब्जेक्ट मैटर IFRS के मुताबिक है कि नहीं। एंड एक्सप्रेसेस हिज कंक्लूजन, और फिर ये एविडेंस ऑब्टेन करने के बाद उसने अपना कंक्लूजन देना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं। हाँ, वो कंक्लूजन रिटर्न फॉर्म में। कंक्लूजन टू इनहेंस, किस लिए कंक्लूजन देना है? ताकि कॉन्फिडेंस इन किसका? यानी शेयर होल्डर का। अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी, यानी कह रहा है इंटेंडेड कॉन्फिडेंस इनहेंस होगा इंटेंडेड यूजर्स का, रिस्पॉन्सिबल पार्टी का नहीं। वो मैनेजमेंट, उनका कॉन्फिडेंस पहले ही इनहेंस्ड होता है।
वो कहता है सर हमने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा तो कॉन्फिडेंस, जिनको एतबार नहीं हम पे उनका कॉन्फिडेंस एनहेंस करे ना, हमारा तो पहले ही एनहेंस्ड है। एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन समझ आ गई आपको? चलिए आज घर जाके आपने क्या करना है, डेफिनेशन को याद करना है, एलिमेंट्स को। आईकैप रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में आपसे कोई एक या दो एलिमेंट्स दे के कह सकता है कि इसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, आज के लेक्चर के हवाले से तो ये अहम है, लेकिन पूरे ऑडिट को सामने रखते हुए जो चीज अहम है वो ये कि आपको इस काबिल होना चाहिए कि आपके सामने कोई भी काउंटिंग की ट्रांजैक्शन या एरिया रख दिया जाए तो आप उसको कैसे वेरीफाई, एविडेंस क्या ऑब्टेन करेंगे उसमें, ये इंपॉर्टेंट है। और ये मैं आपको हालांकि सिखाया नहीं, लेकिन हल्का हल्का दूसरे तीसरे हर टेस्ट में तकरीबन कोई ना कोई एक क्वेश्चन मैं ये लाजमी सिखाया नहीं हालांकि आपको, लेकिन कोई ना कोई एक क्वेश्चन ऐसा जरूर टेस्ट करूंगा जिसमें आपको कोई सिचुएशन दे के आपसे पूछूंगा बताओ इस सिचुएशन में क्या एविडेंस ऑब्टेन करोगे। ठीक है, लेकिन आपसे बहुत ज्यादा प्रोसीजर रिक्वायर्ड नहीं होंगे। आईकैप तो कहता है मुझे 5 6 7 प्रोसीजर दो, 5 6 7, हम कहेंगे नहीं 2 दे दो, 3 दे दो, बस काफी है, 2 3 इससे 2 बल्कि मैक्सिमम 2। क्लियर हो गई ये बात? चलिए आज के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें। नहीं, चलिए आज फिर हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 है। असाइनमेंट में एक क्वेश्चन है, असाइनमेंट आपने रिटन फॉर्म में करके आनी है और कल चेक भी होगी। लेक्चर यहाँ में खत्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।